Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. सो गाइज वेलकम बैक योर क्लास। और आप सभी को पता है कि अब हम फाइनली 6 पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों क्लास 11th की हिस्ट्री का चैप्टर 4 है ये। इससे पहले हमने इस चैप्टर के ऊपर 5 पार्ट किए हुए हैं और हमने काफ़ी हद तक समझ लिया था कि इस्लाम धर्म की शुरुआत कैसे हुई थी और कहाँ तक उसका जो एक्सपेंशन था, विस्तार था, वो हुआ था। आई होप आपने पहले 5 पार्ट देखे होंगे। जब भी आप 6 पार्ट देखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, सिंपल से शब्दों में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने पहले 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो आपका 6th पार्ट देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए पहले आप पहले 5 पार्ट वॉच करिए, जब भी आपको ये छठा पार्ट समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट बाय 4th चैप्टर ऑफ 6th पार्ट। और अब हम ये जानने की कोशिश करें कि इस्लाम धर्म का उदय और विस्तार आप देखेंगे तो कितने बड़े इलाके के अंदर हुआ था, है ना। और ये इलाका दोस्तों ईसाई जगत का बन चुका था और हमने धर्म युद्ध के बारे में जान लिया था। और इतना बड़ा इलाका हमारा इस्लाम का बन गया था, जिसमें दोस्तों देख सकते हो आप कि जिसमें हमने ये देखने की कोशिश करी थी कि कैसे कितने सारे लोग आए थे। उमैयद वंश आया था और उसके बाद अब्बासी आया थे, उसके बाद और भी कितने सारे सेल्जुक तुगलक सुल्तान आए थे। मतलब बहुत सारे लोग आए जिन्होंने समय समय के हिसाब से अपनी कैटेगरी को अलग अलग किया। एंड फाइनली काफ़ी हद तक इन हिस्सों के अंदर अगर आप देखेंगे तो इन हिस्सों के अंदर हमारा जो इस्लाम जगत है वो फैला हुआ है, या यानी कि इस्लामिक कंट्री जो है मैं इनको बोल सकता हूँ, है ना। तो इस हिसाब से अब हम जानने की कोशिश करें कि इन पूरे इलाकों के अंदर जितने भी राजा आए थे, जितने भी खलीफा आए थे, जितने भी सुल्तान आए थे, उन्होंने कैसे अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के तहत दोस्तों उन्होंने कैसे एग्रीकल्चर को ठीक करा, कैसे उन्होंने शहरों को बसाया होगा, या कैसे उन्होंने बिज़नेस प्लान किया होगा, जिससे दोस्तों कहीं ना कहीं भारत को भी फ़ायदा हुआ होगा। तो देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले एग्रीकल्चर डेवलपमेंट समझते हैं अरब के अंदर। दोस्तों शुरुआती समय से आप सभी को पता है कि हर प्लेस के ऊपर सबसे इम्पॉर्टेंट व्यवसाय हमेशा मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है, एग्रीकल्चर। क्योंकि ये लोग टेक्नोलॉजी में आगे नहीं थे और नेचर सिर्फ और सिर्फ हमें ज़मीन देता है। और दोस्तों ज़मीन आपको पता है नेचुरल चीज़ें हैं और हर जगह खेती होती ही रहती है। इसीलिए जहाँ जहाँ तक इस्लामिक कंट्री बसती चली गई वहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड नए नए चेंजेस आते रहे। ज़मीनों के मालिक दोस्तों छोटे किसान भी होते थे, बड़े किसान भी होते थे। और ये जो मालिक होते थे ये इराक़ के अंदर, ईरान के अंदर, अरब के अंदर और उन सभी इलाकों के अंदर जहाँ पे छोटे छोटे एम्पायर डेवलप हो रहे थे। कुछ इलाके ऐसे भी थे जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के खाने के लिए होते थे। आपको पता है जैसे इंडिया के अंदर हमने वनों का डिस्ट्रीब्यूशंस कर रखा है, ऐसे इन इलाकों के अंदर भी हर जगह खेती नहीं होती थी। कुछ इलाकों पे ज़मीनें गाँव के लिए बसी होती थी, कुछ इलाकों पे सिर्फ और सिर्फ लोग कह सकते हैं कि जंगल होते थे जहाँ पे नॉर्मल लोग, हर व्यक्ति जा सकता था। कुछ इलाकों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ खेती होती थी, है ना। तो इसीलिए जब इलाके जीत लिए जाते थे तो दोस्तों वहाँ पे उनका मालिक सिर्फ और सिर्फ वहाँ का स्टेट ऑनर्स होता था। स्टेट ऑनर कहने का मतलब मान लीजिए कि अगर कहीं मिस्र के अंदर किसी व्यक्ति ने एक हिस्सा जीत लिया तो उसका जो हेड होगा ना वही डिसाइड करेगा कि वहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड पॉलिसी कौन सी होगी। और साथ में उसका मेन काम होगा टैक्स इकट्ठा करके इस्लामिक धर्म को बढ़ाना। ये आपने शुरुआत में ही देख लेते हैं कि जो पैगंबर के बाद खलीफा आए थे उनका मेन मकसद होता था उम्मा कम्युनिटी का कि हर इलाके को कैप्चर करके उन इलाकों से टैक्स वसूलना, या उन इलाकों से मैं बोल सकता हूँ कि मतलब एग्रीकल्चर से पैसे कमा के इस्लाम धर्म को बढ़ाना। तो इस हिसाब से जिन जिन इलाकों पे इस्लामिक धर्म बढ़ता गया वहाँ पे बड़े बड़े जो क्या कहते हैं वहाँ के राजा बोल लीजिए, यहाँ पे एरिस्टोक्रेसी लोग बोल लीजिए, या वहाँ पे बोल सकता हूँ खलीफाओं का जो बड़े बड़े परिवार होते हैं, जो उनके सदस्य होते थे, उन्हीं का दोस्तों मेन काम होता था टैक्स वसूलना। अब दोस्तों टैक्स वसूलने के लिए यहाँ पे लैंड वॉज गिवन बाय द ऑनर्स
और देख तो वहाँ का जो सबसे बड़ा हेड होता था वो क्या करता था, वो तो टैक्स वसूलने जाएगा नहीं, वो बड़ी बड़ी नोबल फैमिलीज़ को दे देता था टैक्स वसूलने के लिए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी आप आने वाले 6th चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि कैसे समाज के अंदर नोबल फैमिलीज़ बनी थी, नोबल फैमिलीज़ कैसे अपने नीचे सोल्जर्स को रखते थे और टैक्स वसूलने का काम करते थे। अब टैक्स वसूलने का भी दोस्तों अलग अलग सिस्टम होता था। टैक्स पूरी तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल तो किया जाता था, लेकिन वो इनडायरेक्टली कंट्रोल होता था, मतलब ओनर्स के द्वारा कंट्रोल होता था, पर वो इनडायरेक्टली कैसे। मान लीजिए कि कोई एक ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर कुछ हिस्सों के अंदर मुसलमान भाई रहते हैं और कुछ हिस्सों के अंदर नॉन मुस्लिम लोग रहते हैं। तो जो मुस्लिम लोगों की ज़मीनें होती थी उनसे साल का टैक्स लिया जाता था, लेकिन या तो इन ज़मीन की आधी फसल का हिस्सा लिया जाता था या इनका 5वां हिस्सा लिया जाता था। ठीक है, 5वां हिस्सा याद रखिएगा, 5वां हिस्सा लिया जाता था। लेकिन जो नॉन मुस्लिम जहाँ पे लोग रहते थे और अगर वो खेती कर रहे हैं तो दोस्तों उनसे या तो आधा लिया जाता था या उनसे 10वां हिस्सा लिया जाता था। तो ये 10वां पार्ट लिया जाता, मतलब ये 5वां पार्ट लेते थे और ये 10वां पार्ट लेते थे। तो इनडायरेक्टली आप देख सकते थे कि यहाँ पे जो लैंड के ऊपर टैक्स आता था वही मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता था। तो इसी वजह से बहुत से जो नॉन मुस्लिम लोग होते थे ना, वो सोचते थे कि अगर हम क्रिश्चियनिटी में हैं और अगर हम इस्लाम धर्म को कबूल कर लेते हैं तो हमें टैक्स की चोरी करने में काफ़ी आसानी रहेगी, है ना। इस्लाम धर्म में क्या होता था, 5वां हिस्सा देना पड़ता था। इसकी वजह से क्या होता था कि जो भी पैदावार होती थी फसलों की या जो भी कुछ भी उगाया जाता था उसका 5वां हिस्सा मिलता था, और जबकि जो नॉन मुस्लिम होते थे उनसे उनका 10वां हिस्सा मिलता था। इसके बारे में आप अगर क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री पढ़ेंगे और कृषि के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी ऐसा मिलेगा, आपको टीथ नाम का टैक्स मिलेगा। अगर आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा हो तो आपको समझ में आएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ से एक नुकसान होने लग गया, जो नॉन क्रिश्चियन लोग थे जो नॉन इस्लामिक लोग थे उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। इससे क्या हुआ, टैक्स की चोरी होनी चालू हो गई। अब दोस्तों ज़मीनें तो बड़ी बड़ी है, पैदावार भी ज़्यादा हो रही है, लेकिन राजाओं को टैक्स मिलना कम हो गया था। क्यों? क्योंकि धर्म परिवर्तन क्रिश्चियनिटीज़ के द्वारा होने लग गया था। इसीलिए खलीफाओं ने सबसे पहले क्या करा, खलीफाओं ने पहले रिलीजन कन्वर्जन जो होता है, जो धर्मों का रूपांतरण होता है, धर्मों को जो बदला जाता है उसको ख़त्म करने की कोशिश करी और सभी के लिए यूनिफॉर्म पॉलिसी लेके आए। यूनिफॉर्म पॉलिसी का मतलब सभी को एक समान कर देना होगा, यानी कि इराक, ईरान, इजिप्ट या सीरिया के इलाके या अरब के या तुर्किस्तान के या कजाकिस्तान के या पाकिस्तान के, जहाँ जहाँ तक इकोनॉमिक एक्सपेंशन या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो रहा था और राजाओं का शासन था, वहाँ पे सभी के लिए एकता कर प्रणाली का मतलब होता है यूनिफॉर्म सिस्टम, यानी कि सभी को टैक्सेशन का हिस्सा जो है एक रूप से एक समान देना होगा। सिंपल शब्दों में आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों एग्रीकल्चर हो रहा है तो एग्रीकल्चर अलग अलग होता था, कहीं पे कुछ उग रहा है, कहीं पे कुछ उग रहा है, कहीं पे कुछ, मतलब अब इतना बड़ा वास्ट लैंड है, हर जगह एक चीज़ नहीं उगेगी, तो हर जगह पे एग्रीकल्चर देखा जाए तो अलग अलग उग रहा था। 10th सेंचुरी के अंदर तो बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बोल सकता हूँ 10वीं शताब्दी के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर उगना चालू हो गया था। कपास थे, संतरे थे, केला था, तरबूज, पालक, बैंगन की खेती। और दोस्तों ये सब कहाँ भेजा जाता था, ये वहाँ भेजने की कोशिश करी जाती थी वेस्टर्न यूरोप की कंट्रियाँ। वेस्टर्न यूरोप वो इलाके थे जहाँ पे क्रिश्चियनिटी का धर्म था और वहाँ पे ये चीज़ें नहीं उगती थी। साथ में हमारे एशिया की कुछ कंट्रियाँ थी, साथ में हमारे यूरोप की, साथ में हमारी अफ्रीका की कुछ कंट्रियाँ थी जहाँ जहाँ पे ये चीज़ें सेल करी जाती थी। इससे हमें भी फ़ायदा होता था, है ना। और दोस्तों जब ये चीज़ें उग रही थी तो उसका एकमात्र कारण ये था कि वहाँ पे पूरी तरीके से स्टेट को एग्रीकल्चर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए वहाँ पे बहुत कुछ इंक्रीमेंट कराया गया था। जैसे स्टेट्स ने, यानी कि राज्यों ने कोशिश करी कि इरिगेशन सिस्टम ठीक करा जाए, जिसमें डैम, कैनाल्स और वेल्स बनाई जाएगी, जिससे क्या होगा, ज़्यादा पानी मिलेगा तो ज़्यादा पैदावार होगी, है ना। और जो इस्लाम का कानून था उन्होंने कुछ थोड़ी तरीके से रियायतें भी देनी चालू करी, मतलब थोड़ा सा फैसिलिटी दे दी ताकि छोटा किसान जो होता था वो ज़्यादा पैदावार कर सके, ज़्यादा मतलब मैं कह सकता हूँ कि ज़्यादा मतलब
पैदावार करेगा तो फ़ायदा होगा, है ना। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अर्बनाइजेशन होना चालू हो गया। अर्बनाइजेशन का मतलब हो गया जैसे जैसे एग्रीकल्चर बढ़ने लग गया वैसे वैसे जो गांव के इलाके थे दोस्तों वो शहरों में कन्वर्ट होने लग गए। शहरों में कन्वर्ट होने लग गए तो वहाँ पे वेल प्लेन्ड होना चालू हो गया। और दोस्तों वहाँ पे जैसे आज आप देखते हैं गैरिसन सिटीज़, गैरिसन सिटीज़ का मतलब हो गया कि वो इलाके जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेना ही रहेगी। जैसे इराक के अंदर कुफा और बसरा दो इलाके थे जहाँ पे सेना रहती थी। मिस्र के अंदर फास्ट और काहिरा ऐसे इलाके थे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेना रहती थी। हमारे दिल्ली के अंदर दोस्तों आप देखेंगे जितने कंटोनमेंट बोर्ड के रेजिडेंस होते हैं वहाँ पे गैरिसन्स इलाके बने हुए हैं। तो सेनाओं के लिए जब अर्बनाइजेशन होना चालू हो गया था तो सेनाओं के लिए पूरी तरीके से उन लोगों को अलग इलाका दिया गया। अब्बासियों के टाइम पे दोस्तों ये ज़्यादा हुआ था इसकी वजह से। और अर्बनाइजेशन का सबसे अच्छा फ़ायदा ये हुआ था कि दो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनाए गए शहरों के, एक मस्जिद वाले इलाके को, एक सेंट्रल मार्केट को। मस्जिद वाले वो इलाके होते थे जो शहरों के अंदर स्पेशली वहाँ पे लोग जाएंगे, इबादत करेंगे। और दोस्तों मस्जिद वाले इलाकों के आसपास वहाँ पे गिरजाघर भी होते थे ताकि ईसाई लोग भी दोस्तों अपनी प्रार्थना कर सके, यहूदी लोग अपनी प्रार्थना कर सके। क्योंकि आपको पता था कि मैंने आपको बताया था ना कि वो लोग व्यापारी, तीर्थकार, सभी लोग पूरी तरीके से इस्लाम धर्म को इम्पोर्टेंट तो मानते थे, साथ साथ में वो क्रिश्चियनिटी के लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने देते थे। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट संरचनाओं में से था इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर सेंट्रल मार्केट का। सेंट्रल मार्केट में अगर आप देखेंगे तो दोस्तों वहाँ पे सभी लोगों को सभी दुकानें जो थी एक ही लाइनों के अंदर मिलती थी जहाँ पे सामान को ख़रीदा या बेचा जाता था। साथ में दोस्तों इन शहरों के अलावा इन शहरों के अंदर रूलर्स भी रहते थे, स्कॉलर्स भी रहते थे और मर्चेंट्स भी रहते थे। और इनकी पॉपुलेशन शहरों के अंदर ज़्यादा होती थी। गाँव के अंदर बोल सकता हूँ जो नॉर्मल लोग रहते थे वो रहते थे। शराब की दुकानें, चमड़ा की दुकानें, रंगों की दुकानें, कसाई की दुकानें, ये पूरी तरीके से शहरों के बाहर होती थी। शहरों के बाहर दोस्तों ये सभी लोग बहुत अलग होते थे। आउटर जो सर्कल होता था, एक तो मेन शहर है और ये आउटर सर्कल का इलाका है। इन आउटर सर्कल के इलाकों के अंदर दोस्तों ये सब चीज़ें हुआ करती थी, जैसे कि सोल्जर के रहने की जगह, चर्च, मस्जिद, ये सब चीज़ें होती थी। और यहाँ पे आउटर सर्कल से भी बाहर के इलाकों के अंदर कब्रिस्तान होते थे, रेस्टोरेंट कहीं आउटर भी होते थे, इनर भी होते थे, है ना। अब दोस्तों जिस तरीके से ये देखा गया कि बिज़नेस इतनी तेज़ी से बढ़ना लग गया, अर्बनाइजेशन इतनी तेज़ी से होने लग गया इराक के इलाकों में, ईरान के इलाकों में, सीरिया के इलाकों में, मिस्र के इलाकों में, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो व्यापार था, कॉमर्स, बिजनेस एंड कॉमर्स जो बोलते हैं, इसे हिंदी में शुद्ध भाषा में इसे वाणिज्य बोला जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा होने लग गया। इसलिए आप देखेंगे कि उस टाइम पीरियड पे मिडिवल हिस्ट्री के अंदर इस्लामिक कॉइन्स बहुत ज़्यादा बनने लग गए थे। अब दोस्तों इस्लामिक कॉइन इसलिए बन रहे थे क्योंकि उस समय मैं बोल सकता हूँ कि ईरान, इराक, मिस्र और सीरिया या फ़िलिस्तीन या अगर कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पे इस्लामिक कॉइन बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लग गए थे। तो व्यापार के लिए उस समय बहुत तरीके से व्यापार होता था, देश के अंदर भी, देश से बाहर भी। भारत और चीन से मसाले, कपास, वस्त्र, बारूद जो थे खरीदे जाते थे। और दोस्तों हमारा भारत, आपको पता है कि उस समय इराक के लोग कैसे, अफ़गानिस्तान के लोग कैसे हमारे केरला तक आते थे और व्यापार करते थे, बिज़नेस करते थे, है ना। तो दोस्तों ये सिस्टम होता रहता था और ये सिस्टम की वजह से जो बिज़नेस है वो डेवलप हो पाए। और बिज़नेस की वजह से सोना, चांदी, तांबा जो है अलग अलग शहरों से मिलने लग गया था। और यहाँ पे इनके अलावा चेक सिस्टम भी आ चुका था। तो इससे आप देख सकते हैं कि कैसे बिज़नेस बहुत तेज़ी से ग्रो होने लग गया था और यहाँ पे व्यापार की मात्रा बहुत तेज़ी से होने लग गई थी। अब यहाँ पे 5th सेंचुरी तक आते आते 5 कंट्रियाँ, अरब, ईरान और दोस्तों भारत और यूरोप की कंट्रियाँ और चीन, इन लोगों ने फाइनली फिर क्या कहते हैं सी ट्रेड करने चालू कर दिए थे। जो पानी के इलाके होते हैं वहाँ से ट्रेड करने चालू कर दिए थे। और इसकी वजह से आप देखेंगे सिल्क रूट और ज़्यादा मजबूत होने लग गया था। तो ये था दोस्तों पूरी तरीके से व्यापार के बारे में, इकोनॉमिक एक्सपेंशंस के बारे में, कि कैसे इराक, सीरिया या इधर ईरान के जो अरब के इलाके हैं जहाँ पे मुस्लिम कंट्रियाँ थी, उन सभी इलाकों के अंदर कैसे ये सारी चीज़ें बढ़ रही थी। अगले पार्ट के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे एजुकेशन के ऊपर और कल्चर के ऊपर
अलग अलग लोग आए और अलग अलग लोगों ने अपने टाइम पीरियड के अंदर बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ बताया, और लेजेंडरी आज भी वो चीज़ें वहीं पर ही होती हैं। तो ये वीडियो का छठा पार्ट था। 7वें पार्ट में हम आपको जल्द ही मिलेंगे, एंड लेट्स सी दैट आप वेट करते हैं कि नहीं करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो कमेंट करिएगा कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा जिनको इतना डीपली हिस्ट्री के बारे में नहीं पता है। सो लेट्स मीट इन द 7th पार्ट ऑफ द। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।